दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं एक बार फिर से नई कहानी के साथ आपके सामने हूं, जो है मशहूर जेम्स हेडली चेज की मौत का सफर। तो आइए जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लीजिए ताकि ये कहानी आपको टाइम पर मिल पाए। मौत का सफर। फिनर शाम को बंगले पर लौटा तो व्यूसी पोर्च की सीढ़ियों पर बैठा था। वो व्यूसी से बिना कुछ कहे सुने बंगले के अंदर चला गया। वो सीधा ग्लोरी के कमरे में पहुंचा। ग्लोरी हरे रंग की पोशाक पहने खिड़की के पास बैठी थी। उसकी नजरें खिड़की के पार लगी हुई थी। फेनर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और ग्लोरी की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ग्लोरी खिड़की के पास से हटकर बिस्तर पर आ बैठी। मैं तुम्हें जो कुछ भी बता रहा हूँ उसमें कुछ तो सच्चाई है और कुछ मेरा अंदाज़ा है, लेकिन सच्चाई और अंदाजे को मिलाने पर एक बहुत ही सुंदर कहानी बन जाती है। इस कहानी की शुरुआत इलिनोज नाम के शहर से होती है। बहुत सालों पहले एक आदमी ने उस शहर को एक दिन चुपचाप छोड़ दिया। उसके साथ उसकी जवान और खूबसूरत बीवी थी। उसकी जवान बीवी के ख्यालात बहुत ही ऊंचे थे। वो अपने शौकों पर अंधाधुन पैसा खर्च किया करती थी। आदमी का नाम लीडलर है। वो सिंपल सा पॉलिटिशियन था। तुमने उसके साथ ये सोचकर शादी की कि तुम नाच गाने के शो दिखाकर खूब घूम सकती थी। लीडलर और तुम फ्लोरिडा आ गए। तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगे, ग्लोरी ने कहा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। मुझे कहानी तो सुनाने दो। फ्लोरिडा पहुंचकर लीडलर और तुम दोनों अलग अलग हो गए। क्यों अलग हो गए ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब तुम्हारे सामने थेलर आ गया था। वो अमीर नौजवान था। तुमने लीडलर की तरफ से आंखें फेर ली और तुमने थेलर के साथ रिलेशन बना लिए। लेकिन थेलर तुम्हारे मिलने से पहले ही शादी कर चुका था। उसकी बीवी का नाम क्यूरली रॉबिन्स था। थेलर कॉल्स को चूस लेना चाहता था, जो चिंकों की सप्लाई करता था। उसने कॉल्स को ढेर सारा रुपया दिया। बीच पर चिंक बेचे। क्यूरली को यह सब मालूम हो गया। इससे थेलर के लिए खतरा पैदा हो गया। उसने क्यूरली को नाइटेंगेल के यहाँ नौकरी दिलवा दी। नाइटेंगेल कॉल्स के लिए काम किया करता था। तुम लीडलर से तलाक लेना चाहती थी ताकि तुम थेलर से शादी कर सको। थेलर ने तुम्हें यह नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। एक दिन तुम्हारी नाव की वेस्ट आई। तुम एक शाम को मन बहलाने के लिए शहर के एक जुआ घर में चली गईं। वहां तुम्हारी मुलाकात अपने पहले पति से हुई, जिसे तुम छोड़कर भाग गई थी। वो है नोलिन। क्यों, है ना? ग्लोरी ने अपना होंठ काट लिया। लीडलर, जिसे लोग नोलिन के नाम से जानते हैं, अपने जुआ घर को और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहता था। इसके लिए उसे रुपए की ज़रूरत थी। उसने तुमसे कहा कि अगर तुम उसे कुछ रुपया दिलवा दो तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। तुम उसे रुपया देकर तलाक लेने को तैयार हो गई, लेकिन थेलर ने इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं ली। एक दिलचस्प बात यह थी कि तुम थेलर की बिल्कुल परवाह नहीं करती थीं, क्योंकि तुम्हारा ख्याल था कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है, और थेलर तुम्हारी परवाह इसलिए नहीं करता था कि वो शादीशुदा था। जब तुम थेलर के पास थीं, एक चिंक तुम्हारे चक्कर लगाया करता था, जिसे तुमने पर्दे के पीछे छुपा रखा था। वो चिंक कॉल्स के लिए काम करता था। वो 2 महीने से गायब है। पॉसिबल है कि उसके साथ कुछ किया गया हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो गायब है। उसके साथ क्या हुआ बेबी? ग्लोरी ने जवाब देने के बजाय रोना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर तुम्हारी बहन उभर कर आती है। वो मुझसे मिलने आई। बहुत ही अच्छी लड़की थी वो, लेकिन मैं उसके लिए कुछ ना कर सका। तुम्हारे ज़िंदगी को देखते हुए तुम्हारी बहन तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसे दुखों ने घेर रखा था। वो मेरे पास उन चीनियों के सिलसिले में आई थी। कॉल्स और थेलर दोनों ही नोलिन के विरोधी हैं, ये मैं अब जान चुका हूँ। नोलिन नहीं चाहता कि ये कोई जान सके कि वो नोलिन नहीं, लीडलर है। या तो तुमने ये बात थेलर को बता दी, या फिर नोलिन को ये शक हो गया था कि तुमने ये बात थेलर को बता दी है। तुम्हारे और थेलर के रिलेशन बिगड़ गए। तुम दोनों में झगड़ा होने लगा। शायद तुम्हें यह पता चल गया कि वो शादीशुदा है। तुमने उसे गोली मार दी और डर के मेरे पास चली आई। पता नहीं तुम्हें मेरी आंखें अच्छी लगी थी या तुम डरकर मेरे पास आई थी। तुम सब कुछ जानते हो,
ग्लोरी ने रोना बंद कर दिया। अच्छा, अब मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन ये बताओ अपनी बहन के बारे में तुम्हारी राय क्या है? मुझे उससे नफरत है। वो बहुत ही छोटी और घटिया ख्यालों की थी, धोखेबाज थी। ग्लोरी ने नफरत से कहा, "ये मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन हो सकता है तुम्हारी बात सच हो। तुम्हें उसके लिए कोई दुख नहीं है? मुझे उसके लिए क्यों दुख होने लगा? इस बात से मुझे नया ख्याल मिलता है। जब मेरिन का मर्डर हुआ, तुम और थेलर न्यूयॉर्क में थे। तुम दोनों जुड़वा बहनें थीं। हो सकता है कि थेलर उसकी तरफ आकर्षित हो गया हो। शायद तुम उस वक्त आ गई हो और तुमने उन्हें आपत्तिजनक सिचुएशन में देख लिया, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में अपनी बहन के लिए नफरत पैदा हो गई और तुमने उसे मार डाला। हो सकता है कि थेलर के कवने उसे उसके लिए तैयार कर रहे हों। भाग जाओ यहाँ से। तुम सोच रहे हो कि क्या मैं इतनी बुरी औरत हूँ? सच सच बताओ, क्या मेरिन डिले की हत्या तुमने की थी? ग्लोरी हंस पड़ी। तुम बहरूपी हो। मैंने अपनी बहन की हत्या नहीं की। फेनर कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर उसे नाखूनों पर पॉलिश करते छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वो ड्राइंग रूम में चला गया। उसे इस केस की कुछ ज़रूरी बातें मालूम हो गई थी। वो एक अलमारी की तरफ बढ़ गया और अपने लिए पैक बनाने लगा। व्यूसी भी वहां आ गया। उसने कहा, "एक पैक मुझे भी दे दो। तुम खुद बना लो," फेनर ने कहा और दीवान पर जा बैठा। व्यूसी बिना बोले अलमारी के पास चला गया। उसने एक पैक बनाया और एक घूंट भरकर बोला, "बहुत अच्छी है, क्यों है ना?" "कौन?" फेनर ने किसी ख्याल में डूबे डूबे पूछा। "कुछ नहीं, जब तुम यहाँ से बाहर जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। मैं यहाँ अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता। अभी तुम बाहर जाओ। मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ और बातें हैं जिन पे मैं सीरियसली ध्यान देना चाहता हूँ।" "ज़रूर ज़रूर, मैं भी एक झपकी लेने की सोच रहा हूँ," व्यूसी ने कहा और बाहर चला गया। फेनर स्कॉच भरे ग्लास को लिए दीवान पर बैठा खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। वो काफ़ी देर तक उसी तरह बैठा रहा। हॉस्किस उसकी उम्मीद के मुताबिक ही निकला। उसी ने सारी जानकारी दी थी और वादा किया था कि वो और भी जानकारी देगा। मेरिन डिले के बारे में भी उसे ज़्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद थी। अभी तक नोलिन इस मामले में सेफ था। नोलिन बहुत ही सावधान था और बड़ी होशियारी से धोखा दे रहा था। फेनर सोच रहा था कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। वो देर तक सोच में डूबा रहा। ग्लोरी जब उसके पास आई तो सूरज छिपने लगा था। "तुमने उसके बारे में सोचा?" फेनर ने पूछा। "हाँ," और फिर फेनर के चेहरे पर नजरें गड़ाकर बोली, "मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन तुम इतने हैंडसम हो कि कर नहीं पाती। क्या तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है?" "इस बात को छोड़ो। इस बात को मत सोचो कि मैं क्या करता हूँ। तुम मुझे थेलर के बारे में बताओ कि क्या हुआ था। क्या तुमने उसके पास से कोई चीज़ ली थी? क्या तुम सोचते हो कि ये सब मैंने किया है?" ग्लोरी ने कहा, "बस एक अंदाज़ा है। वो तुम्हें शूट क्यों करने आया था? वो बहुत ही जोखिम भरा काम था। उसे मालूम था कि तुम मेरे पास हो।" ग्लोरी उठकर एक अलमारी के पास चली गई। उसने अलमारी में से चमड़े का एक बटुआ निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। फिनर ने बटुआ लेकर उसे खोला। उसमें बहुत सारे कागजात मिले। उसने एक सिगरेट सुलगाई और बड़े ध्यान से उन्हें देखने लगा। ग्लोरी उससे सट कर बैठ गई। "ग्लोरी, खाने का इंतजाम करो, मुझे रात में लौटने में देर हो जाएगी।" ग्लोरी उठकर बाहर चली गई। वो कुछ देर बाद लौटी तो फेनन ने पूछा, "उन लोगों में से किसी को तुम्हारे इस मकान के बारे में मालूम है?" "नहीं, किसी को नहीं मालूम।" "तुमने ये सब किसी के साथ मिलकर किया है या अपनी मर्जी से? और क्या तुम्हें पता है कि इस बटुए में क्या है?" "मेरे ख्याल से इसमें मेरी मतलब की कोई चीज़ नहीं है। इसमें थेलर को जेल खाने तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ है। इसमें रुपया अदा करने की 4 रसीदें हैं जो कॉल्स ने दिया था। 2 रसीदें नोलिन को दिए गए रुपयों की हैं और 5 उन जगहों के पते हैं जहां से उन्होंने चिंक लिए थे। मैंने इन्हें बैंक से कैश नहीं कराया। मैं करा लूँगा। मुझे एक लिफाफा दे दो," फिनर ने पैक उठाते हुए कहा। ग्लोरी ने छोटे डेस्क की तरफ इशारा किया। "खुद ही ले लो।" फिनर ने उस डेस्क में से एक लिफाफा निकाला। उस पर पता लिखा, "मिस प्यूला डोलन, कमरा नंबर 1156, रूजवेल्ट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क सिटी।" "ये लड़की कौन है?" ग्लोरी ने पूछा। लिफाफे को बंद करते हुए फिनर ने कहा, "मेरे ऑफिस में काम करती है। इसे उसको क्यों भेज रहे हो?" "सुनो बेबी, मैं अपने ढंग से काम कर रहा हूँ। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं इसे हॉस्किस फेडरल मैन को दे दूंगा। ये उसके काम में मदद करेगा,
लेकिन कॉल्स मेरे साथ लड़ेगा। हो सकता है कि वो मुझ पर हमला कर बैठे। मैं उससे पहले ही उस पर टूट पड़ना चाहता हूँ। वो समुद्री तार घर में चला गया। उसने किलर को एक तार दिया और बड़ी कठोरता से उसकी तरफ देखने लगा। तार में लिखा था, डोलन, कमरा नंबर 1156, रूजवेल्ट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क सिटी। रिपोर्ट यह कि ग्रोस्ट डिले की हत्या हो गई। फौरन आ जाओ। फेनर तार देकर बंगले पर वापस आ गया। ग्लोरी खाना खाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे खाना और एक विस्की एक साथ दे दो, फेनर ने कहा। ग्लोरी ने घंटी बजाई और फिर फेनर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? फेनर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पति को देखने। खाना खाने के बाद फेनर ने उठकर कहा, सुनो बेबी, ये बहुत ही गंभीर मामला है। तुम यहीं सेफ रह सकती हो। तुम्हें ये जगह किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। अगर तुमको थेलर के किसी आदमी ने देख लिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा, इसलिए तुम यहीं रहो। ग्लोरी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फेनर ने उसे रोककर कहा, ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ओह, ग्लोरी के होंठों से निकला और वो दीवार की ओर पीछे सरक गई। फेनर रसोई घर की ओर गया। व्यूसी खाना खत्म कर चुका था और स्पेनिश औरत की तरफ देख रहा था। फेनर ने कहा, व्यूसी, मैं बाहर जा रहा हूँ। पॉसिबल है कि रात को आऊँ और ये भी पॉसिबल है कि ना लौट सकूँ। तुम यही रहना और मिसेस लीडलर का पूरा ध्यान रखना। उसकी सुरक्षा की पूरी पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम चिंता मत करो बॉस, व्यूसी बोला, तुम यहीं रहना। वो औरत किसी की हिदायत नहीं मानती और मैं फिर तो नौकर हूँ। ये क्या रोना रो रहे हो व्यूसी? तुम तो हमेशा ही औरतों के शौकीन हो। वो 20 औरतों के बराबर है। मैं ठीक कह रहा हूँ, फेनर ने कहा और फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना बाहर चला गया। फेनर नोलिन के ऑफिस में उसकी मेज़ के सामने खड़ा था। मेरा ख्याल है कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम इस काम को यहीं ख़त्म कर दो। मैं तुम्हारा साथ ना दे सकूँगा, नोलिन ने उसे देखते हुए कहा। फेनर ने जेब से निकालकर कागज़ के टुकड़े मेज़ पर रख दिए और बोला, ज़रा इनको एक नज़र देख लो। नोलिन ने कागज़ उठाकर पढ़े और कांप उठा। उसने फेनर को घूर कर देखा और फिर उन कागज़ों की तरफ देखने लगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इन्हें जला दो, फेनर ने कहा और फिर उसने नोलिन के हाथ से कागज़ लेकर उनमें जलती हुई माचिस की तीली लगा दी। जब तक कागज़ जलते रहे वो दोनों खामोश खड़े रहे और जब कागज़ जलकर राख हो गए तो फेनर ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो लीडलर। नोलिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बड़ी कठिनाई से कहा, मुझे इस नाम से मत पुकारो। तुम्हें थेलर ने 10 ग्रांड उधार दिए थे, फेनर ने कहा। तुम ये बताओ, तुम्हें ये कागज़ किस तरह मिले? किसी भी तरह मिल ही गए, फेनर ने कहा। इन कागज़ों पर मिलकर मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि तुम थेलर के कर्ज से मुक्त हो जाओ और तब मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाओ। नूरिन की आंखें फैल गईं। उसने कड़वाहट भरी आवाज़ में कहा, शायद ये कागज़ तुम्हें ग्लोरी से मिले। मुझे कहीं से भी मिले हों, फेनर ने कहा। अब तुम्हें मेरे साथ काम करने के बारे में अपना विचार बदल देना चाहिए। मैं तुम्हें वापस इनिलोज ले चलूँगा। नोलिन बैठ गया। हाँ, अब बताओ, उसने कहा। फेनर उसकी अंगुलियों के नाखूनों को देखते हुए कहा, मैं एक छोटी सी लड़ाई छेड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कॉल्स पर हमला करना चाहता हूँ। उसकी बोटों को नकारा बना देना चाहता हूँ और कॉल्स का भांडा फोड़ कर देना चाहता हूँ। इसके बाद ही हम थेलर पर हमला कर सकते हैं। कॉल्स के आदमी बहुत ही सख्त हैं, उन पर काबू पाना इतना आसान नहीं होगा, फेनर ने बड़ी नरमी से कहा। तरकीबों से सब कुछ हो सकता है। हम एक ही सर्कल पर काम करेंगे। तुम कॉल्स पर जाल डालोगे, किसी तगड़े आदमी को अपने साथ ले लोगे। मैं एक छोटी सी गैंग को जानता हूँ, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। जैसा तुम चाहे वैसा करो, ये सब तुम पर डिपेंडेड है। मैंने तुम्हारे 10 ग्रांड बचा दिए, उनमें से कुछ खर्च कर दो, फेनर ने कहा और फिर उसे दोबारा पूछा, 10 ग्रांड की इतनी बड़ी रकम थेलर ने तुम्हें उधार क्यों दी? नोलिन ने अपनी आंखें मोड़ लीं। फेनर के सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। फेनर ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, सुनो चूहे, अगर तुमने ये बात नहीं बताई तो मैं तुम्हें ऊपर से फेंक दूंगा। तुम इतने पीले पड़ गए हो कि तुम्हें पानी की ज़रूरत है। थेलर नहीं चाहता था कि मैं ग्लोरी को तलाक दूं, नोलिन ने कहा। बस इसी काम के लिए उसने मुझे कर्ज दिया।
पिछले दिनों उसने अपने रुपयों का तकादा भी किया था। अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा काम करने का तरीका क्या है। मैं इसे नहीं बता सकता। मैं 1 मिनट में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा। ये काम मेरे मतलब का नहीं है। मैं कॉल्स और उसके आदमियों को यहाँ से बाहर धकेल देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हारे लिए किंग कॉन्ग बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये एक लंबी बात है। आओ मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं किस तरह काम करता हूँ। 4 मिनट के बाद कार में वो ड्यूवेल स्ट्रीट में पहुंच गए, जहां एक इमारत के नीचे एक कमरा था। नोलिन के पीछे पीछे फेनर भी अंदर चला गया। बारमैन ने सिर हिलाकर नोलिन का स्वागत किया। एक बड़े कमरे में गोल मेज पर 2 लैंप जल रहे थे। 5 आदमी उस मेज के पास खड़े सिगार का मोटा धुआं उड़ा रहे थे। नोलिन और फेनर के अंदर आते ही वो सब मुड़कर उनकी तरफ देखने लगे। नोलिन ने कहा, लड़कों, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो अपना अपना सिगार फेंककर नोलिन के पास आ गए। उनकी आंखों में गजब की चमक थी। नोलिन ने फेनर की तरफ इशारा करते कहा, ये मिस्टर फेनर है। इनके पास कॉल्स और उसके आदमियों के लिए एक योजना है। ये समझो कि हम उन्हें इस शहर से खदेड़ कर बाहर कर देने की योजना बना रहे हैं। तभी किसी धीमी आवाज़ उसके कानों से टकराई, तुम इधर छुप जाओ, यहाँ सेफ रहोगे। उसने मुड़कर देखा। उसके बाईं तरफ एक दरवाजे के रास्ते में एक आकृति खड़ी थी। अंदर आकर इस दरवाजे को बंद कर लो, अपनी जान की चिंता करो, उस आकृति ने धीमे से चिल्लाकर कहा। फेनर पहचान गया कि ये आवाज़ किसी औरत की आवाज़ है। फेनर उसकी तरफ सरक गया। इसे बंद कर दो बहन, दरवाजे में से हट जाओ वरना गोली तुम्हें लग सकती है। फौरन तेजी से उस मकान में घुस गया और अंधेरे कमरे में जा खड़ा हुआ। वो औरत भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आकर फर्श पर बैठ गई। उसकी बाँह और पैर में चोट लगी थी। फेनर ने उसकी चोट देखी। उस औरत ने कहा, इसकी चिंता मत करो, उन्होंने तुम्हारी तरफ हथगोला फेंका था। तुम उधर रसोई घर में छिप जाओ, हो सकता है वो लोग यहाँ आ जाएं। फेनर दौड़कर रसोई घर में घुस गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। छोटा सा रसोई घर था। तभी उसने रेजर की आवाज़ सुनी, लेकिन वो ये समझ नहीं पाया कि वो क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद शांति छा गई। उस औरत ने बाहर से पुकारा, आप बाहर आ जाओ। वो सब चले गए। फेनर बाहर निकल आया और बोला, अब मुझे भाग जाना चाहिए। हाँ, उस औरत ने कहा, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन कॉल्स के आदमी तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? तुम कॉल्स के बारे में क्या जानती हो? फेनर ने चौंक कर पूछा। बहुत कुछ, वो बोली। कॉल्स के आदमियों ने ही मेरे पति टिम की हत्या की थी। क्यों? मेरे पति टिम के पास अपनी मोटर बोट थी। वो बहुत ही हट्टा कट्टा और शक्तिशाली था। कॉल्स ने मेरे पति से कहा कि वो उसके लिए काम करे, लेकिन टिम ने साफ इनकार कर दिया। बस इतनी सी बात पर ही एक दिन कॉल्स के आदमियों ने उसे मार डाला। मुझे बहुत दुख है बहन, तुम कॉल्स की चिंता मत करो, मैं उसे देख लूँगा। अच्छा, गुड बाय, फेनर ने कहा और तेज़ी से हार्बर की तरफ चल दिया। फेनर जब हार्बर पर पहुंचा तो स्केफी सैन फ्रांसिस्को होटल के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों जल्दी से होटल में चले गए। उन्होंने थोड़ी सी विस्की पी और वाटर फ्रंट की तरफ चल दिए। रास्ते में स्केफी ने बताया कि उसके पास 2 थॉमसन और गोलियां हैं। स्केल्फनी के पास एक थैला भर हथगोले हैं। भगवान ही जानता है कि इन हथगोले का इस्तेमाल हो सकता है। ये हथगोले खुद उसी ने बनाए हैं। हो सकता है आज रात इन्हें इस्तेमाल करना पड़े, फेनर ने कहा। कैंजरिस्की की मोटर बोट काफ़ी बड़ी थी। एलेक्स और स्केल्फनी वहाँ खड़े सिगार पी रहे थे। फेनर बोर्ड पर चला गया। कैंजरिक्सी ने ड्राइविंग केबिन से कहा, हर चीज़ ठीक है, जब तुम कहो हम जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, फेनर ने कहा। बाकी तीनों आदमी भी बोर्ड पर आ गए। इंजन स्टार्ट हुआ और बोट चलने लगी। फेनर ने कहा, हम गांव की तरफ चलेंगे, हो सकता है कि इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएं। स्केल्फनी उछलकर ड्राइविंग केबिन में पहुंच गया। उसकी सुनहरी चमड़ी धीमी रोशनी में चमक रही थी। फेनर ने अपना हैट उतारा और सामने वाली लाइट को देखने लगा। तभी कैंजरिस्की ने चिल्लाकर कहा, ब्लैक कीजर। फेनर उछलकर बाहर आ गया। अब हमको बाईं ओर चलना है। हमारा यहाँ आने का मकसद कॉल्स की नावों को बेकार करना है और ये काम बहुत तेज़ी से करना है।
स्कैल्फनी, तुम हथगोले ले लो। स्कैफी और मेरे पास थॉमसन रिवॉल्वर होंगे, और अलेक्सी, तुम पिस्तौल लेकर पीछे से हमारी रक्षा करना। केंजरिक्सी ड्राइविंग केबिन में ही रहेगा, ठीक है ना? सब लोगों ने फेनर की योजना का समर्थन किया। मोटर बोट ने आधा चक्कर काटा और हार्बर की दीवार के सहारे आ खड़ी हुई। केंजरिस्की ने स्विच काट दिया। इंजन गुर्राहट के साथ बंद हो गया। सावधान रहो, जैसे ही तुम्हें हथगोले की आवाज़ सुनाई दे, इंजन स्टार्ट कर देना और तेज़ी से भाग निकलना। फेनर ने केंजरिस्की को हिदायत दी। वो लोग बोट से निकलकर गांव की तरफ चल दिए। रास्ता बहुत ही संकरा और उबड़ खाबड़ था। रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर थे। स्कैल्फनी का पांव फिसल गया। एलेक्स ने जल्दी से उसे थाम लिया। फेनर बोला, हमें पीछे वाली सड़क से चलना है। स्कैफी और एलेक्स पहले जाएंगे और मैं स्कैल्फनी के साथ पीछे आऊँगा। कुछ देर के बाद वो एक जगह पहुँचे तो फेनर ने कहा, यहीं रुक जाओ। उन्होंने नीचे की तरफ देखा। वहाँ लकड़ी का एक केबिन था और उसके पास ही 6 मोटर बोट खड़ी थी। पास ही कंक्रीट की पट्टी थी। केबिन का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और 2 खिड़कियाँ पूरी खुली थीं, जिनसे छनकर रोशनी बाहर आ रही थी। वो नीचे की तरफ देखते हुए कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। फिर फेनर ने कहा, हथगोले निकालो। हर आदमी 2-2 हथगोले ले लो। हम पहले केबिन पर हमला करेंगे, उसके बाद बोटों पर। हमें इन बोटों को डुबोना है। फेनर ने बाएं हाथ से हथगोला और दाएं हाथ में थॉमसन रिवॉल्वर ले लिया। मैं किसी को बिना ज़रूरत मारना नहीं चाहता। स्कैफी, तुम दाएं ओर आ जाओ, मैं बाईं ओर रहूँगा। वो फिर धीरे धीरे केबिन की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्होंने केबिन के दरवाजे में से एक आदमी को निकलते देखा। वो केबिन से निकलकर दीवार के सहारे सहारे एक ओर जा रहा था। फेनर ने स्कैफी से कहा, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, यह आदमी हमारी आहट लेने आ रहा है। फेनर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वो आदमी टावर की तरफ पीठ किए खड़ा था। फेनर किनारे पर पहुंचकर रुक गया। उसने बाएं हाथ में हथगोले और दाएं हाथ में रिवॉल्वर संभाल लिया और दीवार के सहारे सहारे आगे बढ़ने लगा। अभी वो उस आदमी से लगभग 30 फुट दूर था कि उसका पैर एक पत्थर पर पड़ गया। उसका पांव फिसला और वो लुढ़क कर पानी में जा गिरा। बड़े जोर की आवाज़ हुई। फेनर डर गया। उसने अपनी उंगली ट्रैगर पर जमा ली और चुपचाप खड़ा हो गया। चांद की मध्यम रोशनी में फेनर ने देखा वो आदमी कवना था। उसका हाथ उसके छोटे कोट के अंदर था। तभी फेनर ने ट्रिगर दबा दिया। कवना अपनी दोनों छाती हाथों से दबाए हुए पीछे की तरफ गिरा, फिर लुढ़कता हुआ पानी में गिर गया। फेनर जल्दी से मुड़ा। उसने किनारे पर पेट्रोल से भरे 2 ड्रम देखे। तभी केबिन में से मशीन गन की नाल बाहर निकली और पेट्रोल के ड्रम में गोली आकर लगी। ड्रम फट गया और जलता हुआ पेट्रोल बाहर बहने लगा। फेनर ने हथगोला संभाला और केबिन की तरफ खड़े ड्रम पर दे मारा। जोर की आवाज़ के साथ कोई चीज़ केबिन की तरफ लुढ़की और उसके साथ ही मशीन गन खामोश हो गई और फिर केबिन का दरवाज़ा भी बंद हो गया। फेनर ने दूसरा हथगोला निकालकर दरवाजे की तरफ फेंका। एक धमाके के साथ ही केबिन जल उठा। ईंटों के टूटने और लकड़ी के जलने की आवाज़ें उस शांत वातावरण में गूंज उठीं। फेनर ने रिवॉल्वर की नाल ड्रम के ऊपर रखकर केबिन की तरफ फायर किया। किसी ने टूटते केबिन से गोली का जवाब दिया। फेनर ने जल्दी ड्रम लुढ़का दिया। थोड़ी देर बाद किसी ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, मैं मर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं आ पा रहा, मुझे मत मारो। अपने हाथ ऊपर उठाकर बाहर आ जाओ, फेनर ने चिल्लाकर कहा। जलते हुए केबिन में से एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा और हाथ फ्लाइंग गैस से जल रहे थे। कपड़े चीथड़ों में बदल गए थे। फेनर ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो मिलर था। उसके होंठ फट गए थे जिससे खून बह रहा था। स्कैफी दौड़कर फेनर के पास आ पहुंचा। इधर कोई है? उसने पूछा। दूसरे सब मर गए, फेनर ने कहा और फिर एलेक्स से बोला, इसकी अच्छी तरह रखवाली करो। एलेक्स ने बूट की ठोकर मारकर मिलर को गिरा दिया और फिर उसे ठोकरें मारने लगा। इस तरह तो ये मर जाएगा, बस रहने दो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। फेनर ने एलेक्स को रोक दिया। फेनर ने मोटर बोट की तरफ नज़र दौड़ाई। स्कैल्फनी उसके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, सब ठीक है, अब हमें आइसलैंड की तरफ चलना चाहिए। फिर उसने मिलर की तरफ मुड़कर देखा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि क्या होने वाला है। ये उसकी शुरुआत है। जल्दी बताओ, थेलर कहाँ है?
वरना मैं तुम्हें जलते हुए केबिन में फेंक दूंगा। भरोसा करो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो यहाँ नहीं आया, मिलन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम उसे देख लेंगे, फेनर ने बड़ी लापरवाही से कहा। स्केल्फनी दौड़ता हुआ आया। सारे मोटर बोट डूब गए। थोड़ी देर वो इधर उधर देखते हुए बोला, इधर आओ गधे, फेनर ने सख्ती से कहा और फिर उसके सिर से रिवॉल्वर की नाल टिका दी। मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मिलर चीख कर बोला। सब लोग बोट पर पहुंच गए। फेनर मिलर को भी बोट पर ले आया। स्कैफी ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, मैंने हमेशा रात में काम किया है, लेकिन आज की रात मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। फेनर ने सिगरेट सुलगाई और एक कश लेकर बोला, मैंने कहा था ना कि जब भी किसी पर अचानक हमला किया जाए तो कामयाबी मिलती है। ऐसा ही हुआ। अब जब कॉल्स को पता चलेगा तो उसके गुस्से की कोई हद ना होगी और मेरे खिलाफ कदम उठाने में अब वो बिल्कुल देर नहीं करेगा। मोटर बोट आइसलैंड की तरफ चल पड़ी। फेनर ने कहा, मेरे ख्याल से कॉल्स के पास एक अच्छा गैंग था, लेकिन अब ये गैंग टूट चुका है। एलेक्स, उस आदमी को केबिन में ले आओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। एलेक्स गया और मिलर को साथ ले आया। मिलर, सच सच बताओ, थेलर कहाँ मिलेगा? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा, फेनर ने कहा। मिलर ने खूनी आंखों से फेनर को घूरते हुए कहा, मैं नहीं जानता। फेनर एलेक्स की तरफ मुड़कर बोला, एलेक्स, ये नहीं जानता कि थेलर कहाँ है। एलेक्स ने एक थप्पड़ मिलर के गाल पर मारा। मिलर केबिन के फर्श पर जा गिरा। उसने जल्दी से अपना हाथ कोट की जेब की तरफ बढ़ाया, लेकिन फेनर ने लपक कर उसका पेट पकड़ लिया और उसे खड़ा कर दिया। उसकी जेब से रिवॉल्वर निकालकर बोला, उधर डेस्क के पास खड़े हो जाओ। मिलर की नज़रें रिवॉल्वर की नाल की तरफ लगी हुई थी, जिसका मुंह उसकी तरफ ही उठा हुआ था। उसने गिड़गिड़ाकर नरमी से कहा, वो लीडलर की पत्नी के पास है। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? मिलर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उसकी नाक से खून लगातार बह रहा था। उसकी आंखें रिवॉल्वर की नाल पर ही लगी हुई थी। उसने धीरे से कहा, व्यूसी का फ़ोन था। व्यूसी? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? थेलर ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि वो औरत कहाँ छुपी हुई है। उसने ये भी कहा था कि नाइटिंगेल आ रहा है, मैं भी उसके पास पहुंच जाऊं। फेनर ड्राइविंग केबिन की तरफ चल पड़ा। उसने केंजरिस्की की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, तेजी से वापस चलो केंजरिस्की, तेज और तेज स्पीड बढ़ाओ। केंजरिस्की ने स्पीड बढ़ा दी। जब मोटरबोट की वेस्ट पहुंची तो फेनर ने कहा, एलेक्स, तुम मेलर को साथ ले जाकर नोलिन के हवाले कर देना। उससे कहना कि इसे संभाल कर रखे, बाद में से देखेंगे। क्या इसे गोली मारकर समुद्र में नहीं फेंक सकते? एलेक्स ने गुर्रा कर कहा। मोटरबोट तेजी से दौड़ी चली जा रही थी कि फेनर की नज़र किनारे पर एक पेड़ की आड़ में खड़ी एक कार पर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी से नीचे झुक जाओ। वो सब लोग तेजी से नीचे झुक गए और तभी कार की खुली खिड़की में से एक फायर हुआ। फेनर ने जल्दी से रिवॉल्वर निकाला और कार की तरफ फायर कर दिया। सभी लोग झुक गए थे, लेकिन न जाने क्या सोचते हुए मिलर खड़ा रह गया था। कार में से एक शोला निकला और मिलर के सीने के पार निकल गया। मिलर उछलकर बोट पर जा गिरा। स्केल्फनी मोटर बोट से उतरकर धीरे धीरे घुटनों के बल कार की तरफ रेंगने लगा। फिर उसने आखिरी हथगोला निकाला और कार की तरफ फेंक दिया। हथगोला कार की दूसरी तरफ जा गिरा। फेनर पागलों की तरह फायर करता हुआ सड़क के पार दौड़ा। कार में से निकलकर 3 आदमी बाहर आ गए। उनमें से एक के पास थॉमसन रिवॉल्वर था। फेनर ने उस पर फायर कर दिया। स्कैफी धीरे से उठा और उसने दूसरे आदमी पर गोली चला दी और फिर रिवॉल्वर का दस्ता तीसरे आदमी के सिर पे दे मारा। उस आदमी ने फेनर की ओर घूमकर एक गोली चला दी। गोली फेनर के दाएं गाल को रगड़ती हुई निकल गई। गाल से खून बहने लगा। फेनर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया। उसने झपटकर उसकी कलाई पकड़ ली और जोर से झटका दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। फेनर ने ठोकर मारकर रिवॉल्वर दूर फेंक दिया और सिर में रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा। फेनर जैसे ही सीधा हुआ, एक कार दौड़ती हुई उसकी तरफ आई और उनमें से एक गोला निकला। फेनर ने देखा वो ब्यूक कार थी। वो लहराता हुआ कार की तरफ मुड़ा। गोलियां उसके पैरों के पास गिर रही थीं। स्कैफी कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार से गोलियों की लगातार बारिश हो रही थी।
कार के पीछे से फेनर ने 4 आदमियों को गोली से उड़ा दिया था। उसने बाईं तरफ मुड़कर देखा। एलेक्स और केंजरिस्की बोट पर जा चुके थे। मोटर बोट पर पहुंचते ही केंजरिस्की ने थॉमसन रिवॉल्वर निकाला और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। खामोश रात गोलियों की आवाज से थर्रा उठी। एलेक्स और केंजरिस्की ने पोजीशन ले ली थी और वो बड़ी सावधानी से फायरिंग कर रहे थे। फेनर जल्द से जल्द बंगले में पहुंच जाना चाहता था। वो कार की आड़ लेता हुआ भागकर गली में घुस गया। वो गली में थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि पुलिस की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर दूसरी गली में घुस गया। गली के दूसरे किनारे की तरफ मेन रोड पर एक खाली टैक्सी खड़ी थी। फेनर ने दौड़कर टैक्सी का दरवाज़ा खोला और उछलकर अंदर जा बैठा। उसने ड्राइवर को बंगले का पता बताकर कहा, तेज चलो और तेज। फेनर टैक्सी को सीधा बंगले पर नहीं ले गया। उसने टैक्सी बंगले से कुछ दूर रुकवा ली और टैक्सी का किराया चुकाकर तेजी से बंगले की तरफ दौड़ा। बंगले में रोशनी हो रही थी। जैसे ही वो सामने की तरफ छोटे से कमरे की तरफ बढ़ा, उसने किसी को दरवाजे की तरफ आते देखा। उसने जल्दी से रिवॉल्वर निकाल लिया। टोपी पहने एक लड़का फेनर के सामने आ खड़ा हुआ। उसने पूछा, क्या तुम मिस्टर डी फेनर हो? हाँ। टेलीग्राम मुझे दो, फेनर ने कहा। टेलीफोन की घंटी बज रही है, लेकिन शायद कोई अंदर नहीं है। कमरे में रोशनी भी हो रही है। फेनर ने लिफाफा अपनी जेब में रखा और सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। दोस्तों, कहानी अब भी जारी है। इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करते चलें ताकि आने वाले एपिसोड की